गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है। पोज्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर आज का टॉपिक है। इसको हम लोग को डिस्कस करना है। हम लोगों ने इसके पहले डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस पढ़े थे। नॉर्मली हम लोग F इक्वल टू माइनस CX सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यूज करते रहे थे। एक्चुअल प्रैक्टिस में ज़्यादातर केसेस में एक डैम्पिंग फोर्स काम करता है जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है मैकेनिकल ऑसिलेशंस के लिए। माइनस गामा V से डिफाइन किया था हम लोगों ने। और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हमने यहीं से स्टार्ट करी थी, F इक्वल टू माइनस CX माइनस गामा V। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि पिछले टर्म में हम लोगों ने ये किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। उसका रीजन ये है कि डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन A इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT के हिसाब से डिक्रीज होता जाता है और रुक जाता है। अब अगर आपको ऑसिलेशंस फिर भी मेंटेन करने हों तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार फोर्स लगा देंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर वही डैम्पिंग होगी, फिर रुक जाएगा। तो एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कैसा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? पीरियोडिक फोर्स। हम सपोज करते हैं ये माइनस में नहीं होगा, ये ऑसिलेशंस को मेंटेन करने के लिए होगा। अब पीरियोडिक है तो F नॉट साइन PT के रूप में हमने यहाँ पे यूज कर दिया। तो ये बेसिक इक्वेशन पोज्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये बनेगी। ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। F प्लस CX प्लस गामा V इक्वल टू F नॉट साइन PT। ओके। डिफरेंशियल फॉर्म में करने के लिए जैसा हम लोग पहले करते रहे हैं, F इक्वल टू M × X अपॉन dt स्क्वायर प्लस C, ये पहले इसको लिखेंगे गामा dx बाई dt प्लस CX इक्वल टू F नॉट साइन V और d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस गामा बाई M dx बाई dt प्लस C बाई M इंटू x इक्वल टू F नॉट अपॉन M साइन थीटा। यहाँ तक समझने में मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब जैसा कि पहले नोटेशन यूज किए वही नोटेशन फिर यूज कर लेते हैं। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस गामा अपॉन M को हम लोग 2k लिखे थे dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x प्लस F नॉट साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? ये जो इक्वेशन हमने अचीव करी है इसी को आप नीचे लिख सकते हो। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पोज्ड हार्मोनिक
ऑसिलेटर। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप लर्न कर लीजिए एक बार। सिविल सर्विसेज में तीनों इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तीनों की डिफरेंशियल इक्वेशन ही ऑब्जेक्टिव में पूछ दी गई है। तो इसको आपको लर्न भी कर लेना है। कहाँ से निकली, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये हम लोग यहाँ तक पहले से जानते थे। और ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी कि ऑसिलेशंस को मेंटेन करना है। क्या करना है कि वो ऑसिलेशंस मेंटेन होते रहे। कैसे होते रहे, मेंटेन, लगातार बने रहे। ये कैसे संभव है? संभव तभी है कि हम एक कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से फोर्स अप्लाई करते हैं। आप जानते हो कि जब झूला जाता है तो एक खड़ा रहता है, बार बार उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद झुलाता रहता है, तो पीरियडिकली वो फोर्स अप्लाई करता है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो ऑसिलेशंस मेंटेन बने रहते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑसिलेटर को हम लोग फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एक बड़ी प्रॉब्लम सामने है। ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो ओमेगा नॉट, और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी पी है। यहाँ पे पी को हम कह सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिराइविंग फोर्स। डिराइविंग फोर्स, अब क्या मैं लिखूं? ये फ्रीक्वेंसी है, आप इतना समझ ही रहे हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट और पी की यूनिट एक है। ठीक है, आर यू क्लियर? के की भी बनी हुई है। अब ये समझिए कि जब पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो एक टसल रहती है। जो ऑसिलेटर है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना चाहता है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, वो चाहता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करें। देयर इज ए टसल। क्या होगा? अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा या फिर डिराइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये होगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो, मतलब जो डिराइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी हो और वही फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो वो तो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। कौन सी कंडीशन आ जाती है? रेजोनेंस। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है आइडियल वे में कि इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं इसका P का और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमने उसमें ले लिया है, क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी यूनिट में, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमने नहीं दिखाई है। तो इसमें लेकिन डैम्पिंग का इफेक्ट इन्वॉल्व है, ध्यान रखिए। डैम्पिंग लो है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा जाएगा। तीन चीज़ें हैं ना एक साथ मिक्सअप, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन, दूसरा डैम्पिंग फोर्स भी मौजूद है, तीसरा एक एक्सटर्नल हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑसिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, यही तो कर रहे हैं। अब अगर हम ये करें कि जो हमारा पीरियोडिक फोर्स है हमने अप्लाई किया उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम, सपोज करते हैं यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर है। ओमेगा नॉट का मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बहुत कम है,
अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो सपोज करते हैं ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है। जैसे जैसे जो अप्लाइड फोर्स है, डिराइविंग फोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता है और फिर ये मैक्सिमम होगा, और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर ये डाउन होगा। इस तरीके का करता है। इसी तरीके से अगर डैम्पिंग स्मॉल है तो इस तरीके का है, और डैम्पिंग कम है तो इस तरीके का आएगा। जीरो है तो इनफाइनाइट पे जाएगा। ये हाई डैम्पिंग है, ये जीरो डैम्पिंग है, ये लो डैम्पिंग है, कॉमन सेंस से रटने वाले अंदाज में समझा रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में आप पहचान सकें कि कम डैम्पिंग में कैसा आएगा, हैवी डैम्पिंग में क्या आएगा। इस तरीके से कर प्लॉट करने को कर ही जा सकते हैं। ये हम लोगों को डिस्कस करेंगे। अभी तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग को डिस्कस करेंगे। अब ये बताइए कि ये तो बात सही है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी P इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जा रही है तब सबसे बढ़िया ऑसिलेशन। जब नहीं ओमेगा नॉट और P का तालमेल बैठ रहा है तो क्या होगा? आपके गार्जियंस चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मैं ये चाहता हूँ ये करे, और आप चाहते हैं कि हम ये करें, और अगर मैचिंग है तो मजे मजे है। वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, तो सफलता निश्चित है। क्या है? सफलता निश्चित है। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके गार्जियन की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो प्रॉब्लम तो होगी, तरक्की बहुत अच्छी नहीं आएगी। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब तरक्की मान लीजिए होगा, जिंदगी तो चलेगी, लेकिन किसके हिसाब से चलेगी? कौन डोमिनेट करेगा, आप या गार्जियन? शाबाश। ये यहाँ भी यही होता है। तो जब हम सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू a टू द पावर अल्फा टी नहीं लेंगे। यहाँ पे हम सॉल्यूशन जो कंसीडर करेंगे x इक्वल टू a साइन पी माइनस थीटा वगैरह कुछ ले लेंगे। ये सॉल्यूशन लेंगे। बात समझ में आ रही है सामान्य तरीके से? ये बात अलग है, वो तो बाद में केस आ जाएगा जब p इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा। लेकिन जब नहीं है तो भाई आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो बॉस के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि अपनी मर्जी से करोगे? बॉस कौन है? डिराइविंग फोर्स। तो बॉस के हिसाब से, मैंने बॉस की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना पड़ेगा, या गार्जियन के हिसाब से हमें अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, अंदर से घुटन रहती है। यही तो होता है ना? वो कभी नहीं खत्म होती। भाई जो नेचर ने या ईश्वर ने हमको जिसके लिए बनाया है वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और अगर तालमेल है, समझ ले, तो थोड़ा सा वो अपना जब दिखे करीब आ जाए, एकदम नहीं एग्जैक्टली है, थोड़ा बहुत अगर कम या ज़्यादा है तो भी मतलब भर की फ्रीक्वेंसी है डिफरेंस, तो भी अच्छा खासा तरक्की दिखाई दे रही है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ठीक ठाक है, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो। जब डैम्पिंग ज़्यादा होती है तब तो और मुसीबत। डैम्पिंग का मतलब है आसपास के फैक्टर्स, पास पड़ोसी रिलेटिव्स, है ना, वो बड़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। उसमें ध्यान न दो तो डैम्पिंग खत्म। डैम्पिंग अगर माइनस हो जाए तो भी चलता है, ठीक है। तो मैं ये चूँकि
ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग को समराइज़ करना है, पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन समझ ली है, रट लिया है, और उसका बेसिक फीचर भी समझ लिया है। मैं इसको पढ़ के भी सुनाई देता हूँ। इफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड on a damped harmonic oscillator, then the oscillating system is called a driven or forced oscillator, and its oscillations are called forced or driven vibrations. The applied periodic force is called driver. Let the periodic force represented by F equal to F naught sin pt, where F naught is the maximum value of the force of frequency p upon 2 pi. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जैसे ओमेगा अपॉन 2 पाई होती है वैसे ही p upon 2 pi. Hence the differential equation of motion is m d2x upon dt square equal to minus gamma dx by dt minus cx plus f. जब आपको खुद बुक में पढ़ने को हो तो इस तरीके से आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे। और वो सारी चीज़ें इन्होंने वही बताई हैं, 2k क्या होता है, ये होता है, वो अपने आप पढ़ लोगे, मैं समझा चुका हूँ। ये इक्वेशन जो लिखी है, इन्होंने कहा कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी x इक्वल टू a sin pt माइनस थीटा। इन्होंने स्मॉल a रिप्रेजेंट किया है, तो मैं स्मॉल a ले लेता हूँ, ठीक है, a sin pt माइनस थीटा, ये लिखिए। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करोगे, dx बाई dt निकालोगे, d2x बाई dt स्क्वायर निकालोगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ dx बाई dt और यहाँ पे x की, और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन क्या निकलता है ये मैं बता दूँ। इसको बेटा दूँ, जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो ये है, x इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम। तो स्मॉल एफ नॉट था, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ नॉट तो हमने बीच में लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर टी स्क्वायर साइन pt माइनस। हमने x इक्वल टू a साइन pt माइनस थीटा लिया होगा सॉल्यूशन, तो a की वैल्यू जो निकल के आई होगी उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करके वो ये निकल के आई। तब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसकी जगह आ रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की। सॉल्यूशन हमारा किससे बना, डिराइविंग फोर्स के हिसाब से, क्योंकि सॉल्यूशन हमने x इक्वल टू a साइन pt माइनस थीटा लिया है। तो इस a में फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी है शामिल और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी शामिल है, डैम्पिंग का हिसाब किताब भी शामिल है, डैम्पिंग कांस्टेंट आ रहा है इसमें, फोर्स की वैल्यू भी शामिल है जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, और उस ऑसिलेटर का मास भी। तो इन सारी बातों पे डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। फोर्स का अमाउंट, ऑसिलेटर का मास, डैम्पिंग कांस्टेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, डिराइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये आपने देखी है। यही सारी बातें नीचे इन्होंने समझाई हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो थीटा है इसी सॉल्यूशन के चक्कर में टेन थीटा भी लर्न कर लिया। टेन थीटा का मतलब इनिशियल फेज, थीटा इज इनिशियल फेज, थीटा को कहते हो टेन इनवर्स करके लिख सकते हो इस साइड, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2kp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, यानी जो इनिशियल फेज
नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर और डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, इसमें भी डिपेंड करता है। ये चीज़ें आप ये फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा। बड़े फॉर्मूले जरूर लग रहे हैं देखने में, लेकिन अगर बुद्धि से काम लोगे तो इनको लर्न करना भी बहुत आसान है। x इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा तो सॉल्यूशन आप लर्न नहीं कर सकते। इसमें a है, a माने एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऊपर एफ नॉट अपॉन एम आएगा, नीचे स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे जो इसका जो जीरो है वो ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को आप यूज़ करेंगे तो रूट में ओमेगा नॉट स्क्वायर, उसके बाद उसका बॉस है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये डैम्पिंग और उसका मामला, डैम्पिंग को कौन संभालेगा? आपका बॉस। तो बॉस के साथ इसका हिसाब किताब है, डैम्पिंग का बॉस के साथ ही कम्बिनेशन बना हुआ है फॉर्मूले में, नेचुरल वे में आ रहा है, मैं क्या करूँ उसमें, तो 4k स्क्वायर ई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। और बाद में आपको साइन थीटा माइनस थीटा लिखनी, जहाँ पे थीटा जो है, थीटा इज इनिशियल फेज, ये tan इनवर्स 2kb अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इस तरीके से आया। फिर इन्होंने ये सारी बातें कही हैं, आप अपने आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ये बातें हम शब्द में बोल चुके, इन्होंने सेंटेंसेस में नीचे लिखी हैं, मैं दोबारा क्या पढ़ के सुनाऊं। लेकिन इन्होंने ये बताया, इन केस ऑफ अनडेम्प्ड सिस्टम, अगर अनडेम्प्ड होता और अनडेम्प्ड केस के लिए k इक्वल टू 0 कर दो, k इक्वल टू 0। जब k इक्वल टू 0 रखोगे तो tan 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो इनिशियल फेज 0 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फेज डिफरेंस डैम्पिंग की वजह से भी आता है, इनिशियल फेज में फर्क आता है। ये क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज, यहाँ पे जो k है 0 कर दोगे तो ये भी खेल खत्म, तो सिंपल एफ नॉट अपॉन, बस मामला सिर्फ ओमेगा नॉट और पी का बचेगा, बहुत आसान हो जाएगा मामला। तो x इक्वल टू एम नॉट अपॉन एम, जो इसमें होल स्क्वायर लगा है, रूट लगा है, तो दोनों का मामला बराबर, तो सिंपली हो जाएगा x इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और साइन पी टी। सिर्फ ये सॉल्यूशन बनेगा, ये अलग से लर्न कर सकते हो, और अनडेम्प्ड केस या जीरो डैम्प्ड। अब ये वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज विद द डिराइविंग फ्रीक्वेंसी, ये फिगर इन्होंने बनाया है। ये फिगर अपने बहुत सही नहीं बनाया है जो हमने बनाया अभी, और बेटर फिगर ये बनेगा कि जैसे जैसे डैम्पिंग कम होती जाती है, इसकी जो शिफ्टिंग है, इसको मिटा दूं, क्लियर? जो शिफ्टिंग है फिगर की वो इस तरीके से है, पहले हमने जानबूझ के गलत बनाया था ताकि उस पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान से देख सकें। मैं और चीज़ें कल ही डिस्कस करूँगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक ना होने की वजह से जो मुझे समझ में आ रहा है वो थोड़ी बातें बता रहा हूँ। ये फिगर आप देखिए, इस फिगर को ज़्यादा ध्यान से देखिए, बाद आप जितना ही कराएंगे टाइम से पहले छोड़ेंगे। एक ये फिगर है, फिर उसके बाद हाई डैम्पिंग, लो डैम्पिंग, जीरो डैम्पिंग। आप ये देख रहे होंगे जो
हाई डैम्पिंग में पहले ही आते हैं, लो डैम्पिंग में आगे से होती है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा आर कह सकते हो। रेजोनेंस आप समझ रहे हो ना, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो वेरिएशन के बाद, वो रेजोनेंस है। और ये देखिए ये बात वाली ओमेगा ने, ये भी ओमेगा आर कह सकते हो। यहाँ ओमेगा आर ओमेगा ये भी ओमेगा आर। तो ओमेगा आर जो है डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स अपॉन डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग हाई है तो ओमेगा आर कम आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायने रखती हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि इन्होंने शब्दों में लिखा है। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ज़्यादा आज पढ़ाने का मूड नहीं था, छोड़ने के बारे में चक्कर में थे। सबसे पहला इन्होंने 3 केसेस में यहाँ समझाया है। केस 1 लो डिराइविंग फ्रीक्वेंसी, केस 1 3 केसेस लिखे इन्होंने। केस 1 लो डिराइविंग फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा नॉट से पहले वाले, ठीक है। तो इसमें ये लिख रहे हैं कि P इज वेरी वेरी लेस देन, अब ये लिख रहे हैं when the deriving frequency P is much less than that of natural frequency of the oscillator। ये ध्यान रहे कि जब हम अब इन द absence of damping पढ़ते हैं तब हम डैम्पिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, उसी में ज़्यादा समझ में आएगा। डैम्पिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट केस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को समेट के हमको समझना होता है। वी ऑब्टेन फ्रॉम अबव ए इक्वल टू सिंपली हो जाएगा। हम लोगों ने क्या लिखा था, ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो पढ़ा। अब अगर ओमेगा नॉट के तुलना में बी बहुत छोटा है तो इसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिंपली यही बचेगा कि नहीं। अगर हम इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर को सी बाई एम लिख देते हैं, एम कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली एफ नॉट बाई सी हो जाएगा। और टेन थीटा जो है जो होगा थीटा इक्वल। अब इससे मतलब क्या निकालना है, ये चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि कभी कभी इतनी डेप्थ में भी नहीं आता है, हम तो हायर लेवल को लेकर चल रहे हैं। आपको मोटी मोटी बातें पूछी जानी चाहिए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिख रहे हैं दस एट लो डिराइविंग फ्रीक्वेंसी द एम्पलीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। मास देखो एफ नॉट बाई सी हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ नॉट बाई सी को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ऑसिलेटर का मास क्या है, इस पर भी डिपेंड करना बंद कर देता है इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। ये ध्यान रखें, द एम्पलीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम और डैम्पिंग बट इट कंट्रोल्ड बाई स्प्रिंग फैक्टर सी या फोर्स कांस्टेंट सी पे डिपेंड करता है, ठीक है। In this limit, the periodic force displaces slowly the system against the restoring force of the spring। स्प्रिंग का मतलब ऑसिलेटर कहना चाहिए, स्प्रिंग वर्ड इन्होंने गलत लिखा है। भाई हम सिर्फ स्प्रिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, जनरल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी इन फेज विद द डिराइविंग फोर्स। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों के फेज में खूब बढ़िया पटरी खा रहे हैं, ठीक है। अब आप केस 2 क्या करोगे, रिजोनेंस है। इफ द डिराइविंग फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ए इंक्रीजेज। टू फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 का मतलब आप जानते हैं कौन सी थी, एक ही इक्वेशन है। तो एक ही इक्वेशन को वो करेंगे तो P की वैल्यू जो निकल के आती है, हमें मैथमेटिक्स पूरी करनी नहीं है,
मैं लिखूं क्या इक्वेशन 6 पहले? लोग बुक लेके आते नहीं हो, कितने लोग बुक लेके आए? चलिए शाबाश, काफी लोग लेके आए। वैसे मेरा एक सजेशन है, जो लोग लेके नहीं आए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो बहुत सारी चीजें डेरिवेशन हम छोड़ देते हैं, तो बुक लेके आया करिए, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और हमारी भी, हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि सब लोग बुक लेके नहीं आए हैं। ये x इक्वल टू, ये वही सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नहीं सिर्फ एम्पलीट्यूड के लिए है, f1 बाई m पूरा वाला स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। बस सिंपली यही था। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बाई dt करेंगे, इसकी वैल्यू निकल के आती है हमें 0 करना है, इससे वैल्यू निकल के आती है p ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। इसी को हम PR बोलते हैं, जो हमने वहाँ फिगर में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखी थी, वो PR की एक्सप्रेशन ये है, ये आप लर्न कर सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। ठीक है, और दिस value of p dA square upon dP square is found to be negative, and the amplitude is maximum at p equal to PR। तो हमने फिगर बनाया था ना, PR लिख दिया था नीचे, इसीलिए लिखा था जहाँ पे मैक्सिमम है वो रिजोनेंस है। तो as PR equal to this, तो ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी? जब हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा, ये f नॉट बाई m को हम सिंपली f नॉट लिख देते हैं, f नॉट बाई 2k स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये मैक्सिमम वैल्यू है। दिस phenomenon in which the amplitude of driven oscillator is maximum at a certain deriving frequency PR is called amplitude resonance। इसी को कहा जाता है amplitude resonance, and the frequency is called, and this frequency is called as amplitude। ठीक है, अब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी PR इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, ये रख लीजिए, PR हमने कहाँ निकाली है? इसे तो हमने PR लिख दिया है। ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये लर्न कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में हो सकती है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। कुछ ट्रेडिशन से हट के है, मोस्टली आपका रटा हुआ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। तो इज लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडेम्प्ड और डेम्प्ड वाइब्रेशंस। उसमें आती थी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, इसमें 2k स्क्वायर, तो ज़्यादा चीज़ घट गई तो और उससे भी छोटी हो गई, तो वही लिखा है इज लेस देन अनडेम्ड केस से भी। अनडेम्ड में तो ओमेगा नॉट होती है और डेम्ड में होती है अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और जब ड्रिवन आया तो इसमें कितनी हो गई? अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। However, we are considering low damping so that PR equal to ओमेगा नॉट। अप्रोक्सीमेटली हम डैम्पिंग मान के नहीं चलते हैं, तो जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो PR इक्वल टू, जो हमने शिफ्टिंग दिखाई थी ना पहले, हाई डैम्पिंग में यहाँ है, फिर लो डैम्पिंग में थोड़ी सी और आगे खिसकी, और जीरो डैम्पिंग में बिल्कुल एग्जैक्टली ओमेगा R इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये डैम्पिंग डिपेंड करता है, जैसे जैसे डैम्पिंग कम होती जाएगी वैसे वैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी ओमेगा नॉट उसके बराबर हो जाएगी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
जो बचा हुआ है कल डिस्कस